नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट अशोक के प्रमुख अभिलेख, यानी सम्राट अशोक के अभिलेख जिनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि आपका शिलालेख आ जाता है, गुफालेख आ जाते हैं और स्तंभ लेख आपके जो है आ जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आज की वीडियो में जानेंगे कि अशोक के द्वारा बनाए गए अभिलेख और अशोक के अभिलेखों की लिपि और किस अभिलेख में किस जो है विषय के ऊपर जो है बात की गई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश प्लस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल होने वाली है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आने वाले जो एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये आपको हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर हम अशोक के अभिलेखों के बारे में बात करें तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनको हम 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में इनको कैटेगराइज किया जाता है, जिनमें कि आपका सबसे पहले है शिलालेख, दूसरा आपका अगर हम बात करें इसमें दूसरे नंबर पे तो आपका गुफालेख और उसके बाद आपका स्तंभ लेख। ठीक है, गुफालेख, स्तंभ लेख और शिलालेख, गुफालेख और स्तंभ लेख। ठीक है, शिलालेख यानी आपका रॉक एडिक्ट्स वो होता है जो पत्थरों पर लिखे गए, ठीक है, पत्थरों पर लिखे गए लेख, चट्टानों पर लिखे गए लेख या चट्टानों पर लिखी गई राज आज्ञाएं। ठीक है, गुफालेख यानी जो आपके मौर्य एम्पायर के अंदर अनेक जो गुफाएं बनाई गई थी मौर्य शासकों के द्वारा, जिसमें चाहे हम बात करें अशोक के बारे में या फिर आपका जो है दशरथ के बारे में, आपका जो अशोक का जो उत्तराधिकारी था दशरथ, उसके बारे में अगर बात करें तो उसने नागार्जुन पहाड़ियों पर जो है 3 गुफाएं बनाई थी, जबकि बारबर की पहाड़ियों पर जो है अशोक ने 4 गुफाएं बनाई थी, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बात कर चुके हैं। ठीक है, 2 गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए लेख या फिर आपका स्तंभ यानी पिलर जो आपके एडिक्ट है, स्तंभों पर बनाए गए आपका जो है उल्लेखित किए गए लेख। तो इसमें भी आगे जो है शिलालेख की अगर हम बात करें तो इसको 2 भागों में आगे कैटेगराइज किया गया है। बृहद शिलालेख यानी आपके जो बड़े शिलालेख है और लघु शिलालेख यानी छोटे शिलालेख। उसी तरीके से स्तंभ लेखों को भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्तंभ लेख और आपका लघु स्तंभ लेख। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे कि कौन सा बृहद शिलालेख है, कौन सा लघु शिलालेख है, कौन सा बृहद स्तंभ लेख है और कौन सा लघु और कौन से गुफालेख है। इन तमाम चीज़ों को पढ़ने से पहले, इससे पहले हम बात कर चुके हैं अशोक के बारे में, अशोक के प्रशासन के बारे में, उस अशोक के जीवन के बारे में, कलिंग युद्ध का वर्णन हमने बात किया है, चंद्रगुप्त मौर्य प्लस बिंदुसार और मगध साम्राज्य के अंदर शासन करने वाले राजवंशों के बारे में हमने तमाम जो है आपके जो है अलग अलग वीडियो के अंदर जो है बात कर ली है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें अशोक के अभिलेखों के बारे में तो सबसे पहले दोस्तों अशोक के अभिलेखों में हम जानेंगे कि इसकी मुख्य विशेषता क्या थी और अशोक के अभिलेख उससे हमें किस बारे में जानकारी मिलती है। तो अशोक के अभिलेख जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसको 3 भागों में कैटेगराइज किया जाता है, बृहद शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफालेख। ठीक है, तो अशोक के सभी अभिलेखों की मैक्सिमम जितने भी अशोक के अभिलेख हैं दोस्तों, उसकी जो भाषा है वो कैसी है? प्राकृत। कैसी भाषा है? प्राकृत भाषा में है। जबकि आपकी जो अगर हम बात करें लिपि की भाषा कैसी है? प्राकृत। और अगर लिपि की बात करें तो लिपि क्या है दोस्तों? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक या यूनानी। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी है? प्राकृत है। और लिपि कैसी है? ब्राह्मी है या तो फिर खरोष्टी है या फिर आपकी अरामाइक है या फिर यूनानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें अशोक के अभिलेख, ऐसे अभिलेख जो भारत से बाहर है, भारत से बाहर जितने भी अशोक के अभिलेख हैं दोस्तों, उनकी लिपि या तो खरोष्टी है या फिर अरामाइक है या फिर यूनानी है। ध्यान रखें, भारत के बाहर जितने भी अभिलेख हैं अशोक के, उनकी जो लिपि है या तो खरोष्टी है या फिर अरामाइक है या फिर यूनानी है। इसमें अगर हम बात करें शाहबाजगढ़ी और मानसेरा का अभिलेख, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा का जो अभिलेख है, इनकी जो लिपि है दोस्तों वो कैसी है? खरोष्टी। जो और तक्षशिला और लगमान से मिलने वाले प्राप्त जितने भी अभिलेख थे, उनकी जो लिपि है वो कैसी थी? अरामाइक। ठीक है, तो ध्यान रखें, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेखों की जो लिपि थी वो कैसी थी? खरोष्टी। और तक्षशिला और लगमान से मिलने वाले जितने भी अभिलेख हैं दोस्तों, उनकी लिपि कैसी थी? अरामाइक। क्योंकि ये जो सारे अभिलेख हैं, ये दोनों प्रकार के जो अभिलेख हैं, ये भारत के बाहर से प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें अशोक के अन्य अभिलेखों के बारे में
तो इसमें जो है अशोक के शिलालेखों की अगर हम बात करें, अशोक के शिलालेखन के सबसे पहले आपने ध्यान रखना कि भारत में एकमात्र ऐसा शासक अशोक ही था जिसने शिलालेख के लेखन का प्रचलन करना शुरू किया था। सबसे पहले भारत के अंदर कौन सा शासक था जिसने अपनी राज आज्ञाएं जो है वो लिखित रूप में आपकी प्रसारित की थी, तो वो था अशोक। हालांकि भारत पहली बार अशोक, अगर हम पहली बार अभिलेख लिखने की बात करें तो पहले जो प्राचीन अशोक से भी जो प्राचीन अभिलेख है वो थे किसके, आपके डेरियस फर्स्ट के। किसके थे दोस्तों? डेरियस फर्स्ट के। नक्शे रुस्तम था, पर्सिपोलिस का अभिलेख था, जो कि हमें कहां से प्राप्त हुए? अफगानिस्तान और मध्य एशिया से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। परंतु भारत की अगर बात करें तो भारत में अभिलेख लिखने वाला पहला शासक कौन था? अशोक था, ठीक है। तो अशोक के बृहत शिलालेखों की अगर बात करें, बड़े जो शिलालेख हैं वो कहां कहां से प्राप्त हुए दोस्तों, और कौन कौन सी जगह से प्राप्त हुए, उनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला है शाहबाजगढ़ी का अभिलेख। शाहबाजगढ़ी का अभिलेख कहां से मिला? पेशावर यानी पाकिस्तान से। मानसेरा का अभिलेख ये कहां से मिला? हजारा जिला पाकिस्तान से। उसी तरीके से कालसी का जो अभिलेख है ये देहरादून उत्तराखंड से प्राप्त हुआ, जो अशोक के द्वारा बनाया गया था। उसी तरीके से गिरनार की अगर बात करें तो ये प्राप्त हुआ आपका जूनागढ़ यानी गुजरात से, ठीक है। धौली और जोगढ़, ये धौली और जोगढ़ जो दोनों के दोनों जो उड़ीसा है, इनमें से धौली का अभिलेख मिला है उड़ीसा के पुरी से, और आपका जोगढ़ का अभिलेख मिला है जोगढ़ जिला उड़ीसा से, ठीक है। उसी तरीके से सोपारा की अगर बात करें तो सोपारा का जो अभिलेख है कहाँ से मिला? थाने से। कहाँ से मिला? थाने यानी महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ। और येरागुड़ी का जो अभिलेख है दोस्तों ये मिला कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आपके अशोक के बृहत शिलालेख थे जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारे अभिलेख है अशोक के जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, पर मुख्यतः आपने ये ध्यान रख लें कि कौन सा जो अभिलेख है वो अशोक का बृहत शिलालेख में शामिल था। तो ये सारे के सारे जो अभिलेख हैं वो अलग अलग स्थानों से अशोक के प्राप्त हुए, ठीक है। इन सभी का जो विषय था दोस्तों वो मैक्सिमम सभी जो आपके जितने भी अभिलेख थे अशोक के, मैक्सिमम वो आपके उनका विषय था प्रशासनिक। कैसा था? एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। हालांकि आपका जो है इसके बारे में अगर हम बात करें लघु शिलालेखों के बारे में, तो लघु जो शिलालेख है दोस्तों वो उसमें आपका जैसे मास्की का जो अभिलेख है ये मिला रायचूर कर्नाटक से। कहाँ से प्राप्त किया गया? रायचूर कर्नाटक से प्राप्त किया गया। गुर्जर का अभिलेख है ये दतिया जिला मध्य प्रदेश से प्राप्त किया गया। ब्रह्मगिरी का अभिलेख है चितलदुर्ग आपका जो है कर्नाटक से प्राप्त किया गया। भाबरू का अगर अभिलेख की बात करें तो ये बैरात जिला राजस्थान से प्राप्त किया गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें जटिंग रामेश्वरम की तो ये कर्नाटक से मिलने वाला एक प्रमुख अभिलेख था। उसी तरीके से सिद्धपुर अभिलेख आपका कर्नाटक से मिला ये भी। सासाराम का अभिलेख ये बिहार से मिला, और यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा भी है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा गोभी मठ का अभिलेख की अगर बात करें तो ये मैसूर कर्नाटक से प्राप्त किया गया। निट्टूर और उदयगोलम का जो अभिलेख है ये आपके कर्नाटक से प्राप्त किए गए, ठीक है। इनमें से उदयगोलम का जो अभिलेख है बेल्लारी जिला कर्नाटक से प्राप्त किया गया। तो ये हमने इसमें बात करी लघु शिलालेखों के बारे में। किसके बारे में बात करी? लघु शिलालेखों के बारे में। इसी के अलावा अगर हम बात करें स्तंभ लेखों के बारे में, पिलर एडिक्ट के बारे में, तो ऐसे कौन कौन से स्तंभ लेख थे दोस्तों जो अशोक ने पिलर्स को आपका जो है स्थापित करके उसके ऊपर अपनी राज आज्ञाएं या राज्यादेश लिखवाए थे। तो इनमें अगर हम बात करें तो अशोक के बृहत 7 स्तंभ लेख मिले हैं। कितने टोटल है दोस्तों? 7। कितने स्तंभ लेख हैं? बड़े बड़े 7। जो कितने जगहों से मिले हैं? 6 जगहों से मिले हैं। 6 अलग अलग जगहों से मिले हैं। और है कितने टोटल? 7, जो अलग अलग 6 जगहों से प्राप्त हुए। अब ये 6 स्थान कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दूसरा है आपका मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख। तीसरा है इलाहाबाद स्तंभ लेख। चौथा है लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अराराज। ये दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं ये बिहार के अंदर है, लोरिया नंदनगढ़ भी और लोरिया अराराज भी। उसी तरीके से आपका जो है रामपुरवा अभिलेख, ठीक है, रामपुरवा अभिलेख ये भी आपका कहाँ से प्राप्त हुआ? बिहार से, ठीक है। तो ये थे 6 जगहों से मिलने वाले अशोक के 7 स्तंभ लेख। अगर अदर की बात करें, अन्यों की बात करें, तो अन्य जो आपके अभिलेख हैं जैसे आपका स्तंभ लेख है, जैसे सांची है, सारनाथ है, रुमिनदेई है आदि से प्राप्त हुए आपके जो लघु स्तंभ लेखों में शामिल है। ये जो आपके सांची से मिलने वाले स्तंभ लेख है, सारनाथ से मिलने वाले स्तंभ लेख है। सारनाथ का स्तंभ लेख ये भी आपका प्रमुखता अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था।
इसकी लिपि भी कैसी थी दोस्तों, ब्राह्मी लिपि थी। और इसी आपका स्तंभ लेख से हमने सत्यमेव जयते जो हमारा आज राष्ट्रीय वाक्य है और राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो भी हमने इसी सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया है। और राष्ट्रीय ध्वज का आपका मध्य में जो आपका 24 तीलों वाला जो चक्र है, जो समृद्धि और समय और प्रगति का प्रतीक है, वो भी हमने इसी आपका जो है स्तंभ लेख से लिया था। ठीक है, तो ये सारा के सारे जो स्तंभ लेख है सारनाथ का, रुमिनदेही का, सांची का, ये लघु स्तंभ लेखों में शामिल है। हालांकि बाकी के जो आपके 6 ये जो आपके स्थानों से मिलने वाले अभिलेख हैं जिनकी कुल संख्या थी 7, ये आपके कैसे हैं, बृहद आपके स्तंभ लेखों में इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य अभिलेखों के बारे में तो मास्की, निट्टूर और गुर्जर अभिलेखों में ये एकमात्र ऐसे अभिलेख हैं दोस्तों जिसमें अशोक का नाम अशोक दिया गया है। बाकी में अशोक के अलग अलग नामों से उसको जाना गया है, जैसे कहीं पर उसे प्रियदर्शन, कहीं पर प्रियदर्शी, कहीं पर देवान प्रिय। परंतु मास्की, निट्टूर और गुर्जर के अभिलेख ऐसे अभिलेख हैं जहां पर अशोक का नाम केवल अशोक बताया गया है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना और इसी कारण से एग्जाम दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा ये पॉइंट महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम आगे बात करें तो जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि अशोक के अभिलेखों का जो विषय था वो कैसा था दोस्तों, प्रशासनिक। जबकि रुमिनदेही का जो अभिलेख जो नेपाल से मिला है दोस्तों, कहाँ से मिला है, नेपाल से। ठीक है, रुमिनदेही का जो अभिलेख है ये कहाँ से मिला है, नेपाल से मिला है। तो ये जो अभिलेख है एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो सबसे छोटा अभिलेख है दोस्तों, और साथ में इसका जो विषय था वो कैसा था, आर्थिक था, इकोनॉमिक था। ठीक है, सभी अभिलेखों का विषय कैसा था, प्रशासनिक। परंतु एकमात्र ऐसा अभिलेख रुमिनदेही का अभिलेख जो सबसे छोटा अभिलेख है अशोक का, और इसका जो विषय था वो कैसा था, प्रशासनिक था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा अगर हम अन्य बारे में बात करें तो कौशाम्बी और प्रयाग, ठीक है, कौशाम्बी और प्रयाग के अभिलेखों में अशोक की पत्नी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना कि कौन से ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक की एक अन्य पत्नी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है, तो है आपके कौशाम्बी और प्रयागराज के। ठीक है, इसमें जो है कारुबाकी जो थी, अशोक की पत्नी थी, उसके द्वारा दान में दी जाने वाली भूमि के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसी के अलावा इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो रानी का अभिलेख किसे कहते हैं, कौशाम्बी या प्रयाग के अभिलेख को। ठीक है, कौशाम्बी या प्रयाग के अभिलेख को। इसके अलावा मेरठ और आपका जो टोपरा का स्तंभ लेख है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में स्थापित करवाया गया था। तो ध्यान रखें, जो आज दिल्ली में जो आपके स्थापित अभिलेख हैं, ठीक है, ये पहले मेरठ और टोपरा में थे, जिसको फिरोज शाह तुगलक वंश का जो प्रमुख शासक था और मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक, जिसने कि 1365 में आपका जो है हिमाचल प्रदेश पर भी आक्रमण किए थे और ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था और यहाँ से 1300 संस्कृत ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था और उसे नाम दिया था दिलायते फिरोज शाही। ठीक है, तो ये वही फिरोज शाह तुगलक था जिसने मेरठ और टोपरा का जो स्तंभ लेख है वो दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके अलावा अगर हम इलाहाबाद स्तंभ लेख की बात करें, इलाहाबाद स्तंभ लेख जिसके ऊपर जो है समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी इससे पता चलता है और साथ में अशोक के बारे में भी इसमें पता चलता है। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है दोस्तों ये पहले कौशाम्बी में था। कहाँ पर था पहले, ये कौशाम्बी में था, जिसे कि मुगल शासक अकबर के काल में जहांगीर के द्वारा जो है यहाँ स्थापित करवाया गया था। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कहाँ पर था, ये था पहले कौशाम्बी में, जिसे जहांगीर ने अकबर के काल में आपका जो है इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें रामपुरवा स्तंभ लेख के बारे में, तो रामपुरवा यानी बिहार से मिलने वाला रामपुरवा जो स्तंभ लेख है दोस्तों, इसकी जो खोज है वो 1872 में कार्लाइन ने की थी। ठीक है, कार्लाइन ने की थी। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है कि आपका जो कार्लाइल जो आपका था, कार्लाइल जो एक इतिहासकार था, ब्रिटिश इतिहासकार था, हिस्टोरियन था, उसके द्वारा सन 1872 में रामपुरवा अशोक के स्तंभ लेख को खोजा गया था। ठीक है, इसके अलावा लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख की अगर बात करें तो लोरिया नंदनगढ़ जो आपका स्तंभ लेख है इसके शीर्ष के ऊपर जो है वो किसी एक आपके जो है पक्षी का जो चित्र है वो उल्लेखित किया गया है। तो दोस्तों मोर का, किसका, मोर का, क्योंकि अशोक ने जितने भी स्तंभ लेख बनाए उनके शीर्ष पर किसी ना किसी चीज़ का जो है चित्र को अंकित किया था। कहीं पर शेर का, कहीं पर टाइगर का, कहीं पर मोर का, कहीं पर गरुड़ का। तो कौन सा ऐसा स्तंभ लेख है जिसके शीर्ष पर मोर का चित्र जो है बना हुआ है, तो कौन सा है दोस्तों, लोरिया नंदनगढ़ बिहार से मिलने वाला अभिलेख या फिर स्तंभ लेख। ठीक है, इसके अलावा अशोक का शर ए कुना,
शर ए कूना का जो अभिलेख है, ध्यान रखने, अशोक का शर ए कूना अभिलेख कहाँ से मिला? कंधार। कहाँ से मिला दोस्तों? कंधार, जो आपका अफगानिस्तान में स्थित है। तो वहाँ से मिलने वाला प्राप्त जो आपका अभिलेख है उसकी जो लिपि है दोस्तों वो कैसी है? अरामाइक। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जितने भी अभिलेख भारत से बाहर है, जितने भी अभिलेख अशोक के भारत से बाहर है, उनकी लिपि या तो अरामाइक है या फिर आपका खरोष्टी है, और या फिर आपकी उनकी जो लिपि है वो कैसी है? यूनानी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कंटेंट यहाँ पर आपको सही लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये आपका जो है हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी कमेंट करके बताइएगा, नहीं लगे तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी लोग वीडियो देखते हैं वो आप बता दीजिए कि आप किस प्रकार के एग्ज़ाम की जो है वो आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी के साथ अगर हम आगे बात करें अशोक के अभिलेखों या अशोक के शिलालेखों का विषय वस्तु, कि अशोक का जो शिलालेख थे उसका प्रमुख जो है आधार क्या था, वो कि उसमें किन चीज़ों के ऊपर जो है उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले जितने भी 14 चट्टान जो शिलालेख थे अशोक के, तो उनमें अगर हम बात करें प्रथम शिलालेख के बारे में, तो इसमें बात की गई है पशु बलि की निंदा, कि पशुओं की हत्या करने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, प्रथम शिलालेख के अंदर। दूसरी की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें पशु चिकित्सा, मानव कल्याण और चेर चोल पांडे राजवंशों का उल्लेख किया गया है। पशु की चिकित्सा और मानव कल्याण के लिए कार्य करना, और चेर और चोल पांड्यों का, इन राजवंशों का दक्षिण में उल्लेख किया गया है। तीसरे में राजकीय अधिकारी, प्रमुख राजकीय अधिकारी युक्त तो होता था, राज्य को होता था, और प्रादेशिक, ये जिले का मुखिया होता था प्रादेशिक। इनको जो है आदेश दिया गया है, हर जो है 5 साल के बाद पूरे साम्राज्य का दौरा करने के आदेश इनको दिए गए थे तीसरे अभिलेख में। चौथे की अगर बात करें तो इसमें अशोक ने भेरी घोष के बदले धम्म घोष की नीति को अपनाने की घोषणा की थी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग युद्ध लड़ा गया था, तो कलिंग युद्ध में इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ था कि जिसमें कि अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध नीति का सदा के लिए त्याग कर दिया था, और उसने जो है भेरी घोष यानी आपका युद्ध ना करने के बदले जो है वो धम्म घोष की नीति अपनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसकी जो घोषणा करता है अशोक कौन से? चौथे अभिलेख में। पांचवें अभिलेख की बात करें तो जो पांचवा अभिलेख है दोस्तों, इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। धम्म महामात्र का मतलब है धम्म की नीति प्रचार प्रसार करने के लिए जो अशोक के द्वारा अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उनकी नियुक्ति या फिर उनके जो है आपका चुनाव के बारे में इसमें बात की गई है पांचवें में। छठे की अगर बात करें तो छठे में इसने बोला है आत्मनियंत्रण की शिक्षा, यानी सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मशक्ति को नियंत्रित करना या खुद को नियंत्रण करने की जो शिक्षा है, ये छठे अभिलेख में जो है अशोक ने बात की है। इसी तरीके से सातवें की अगर बात करें तो सातवें अभिलेख में अशोक ने सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति को प्रतिपालित करने की बात कही है। तो ये अशोक के 7 शिलालेख थे। इसके अलावा अगर हम 8वें के बारे में बात करें तो 8वां जो शिलालेख था अशोक का, ठीक है, इसमें अशोक ने बात की है धर्म यात्रा के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि जो अशोक ने बहुत सारी यात्राओं, अलग अलग स्थानों को, जितने भी महात्मा बुद्ध से संबंधित जो प्रमुख स्थान थे, जैसे कुशीनगर था, श्रावस्ती था, लुम्बिनी था, और आपका जो है आपका कुशीनगर था, और आपका सारनाथ था, जहाँ जहाँ पर जितने भी स्थान महात्मा बुद्ध से रिलेटेड थे, उन तमाम स्थानों की अशोक ने यात्रा की थी। तो इन सभी जो है तमाम यात्राओं के बारे में अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में जिक्र किया है। इसी तरीके से 9वें की अगर बात करें तो 9वें आपका जो 9वां जो अभिलेख था, इसमें धम्म समारोह के बारे में बात की गई है कि धम्म को प्रचारित प्रसारित करने और उसके लिए जो विशेष अवसर पर जो है विभिन्न प्रकार के उत्सव को आपका जो है मनाने की जो है इसमें बात की गई है। और 10वां जो अगर हम 10वां जो शिलालेख की बात करें तो इसमें ख्याति और गौरव की निंदा, यानी अशोक किसी प्रकार की ख्याति और किसी प्रकार की गौरव प्राप्त करने की निंदा करता था। ठीक है, प्रसिद्धि को प्राप्त करने की निंदा करता था कि का जो इससे क्या होता है कि इससे इन दोनों चीज़ों से दोस्तों क्या होता है कि अहंकार की जो है वृद्धि होती है, और अहंकार की वृद्धि होने के कारण जो है युद्ध जो है वो आपका अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए अशोक ने तो अपने अलग अलग अभिलेखों में जो है वो धम्म की नीति का प्रचार प्रसार करने और भेरी घोष की नीति को त्याग करने की जो है बात की थी। इसी कारण से 10वें अभिलेख में उन्होंने ख्याति और गौरव की निंदा की बात की है। इसके अलावा अगर 11वें अभिलेख के बारे में बात करें तो 11वें में उसने धम्म
की नीति की व्याख्या की है दोस्तों कि धम्म क्या है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अल्प आपका जो है पाप करना, जन कल्याण निरंतर करना, दया भाव और साधुता जैसी आपकी जो है भावना को आपका जो प्रेरित करना, ये धम्म है। ठीक है। इसी तरीके से 12वें की अगर बात करें तो 12वां जो अभिलेख है दोस्तों, इसमें समभाव यानी सम्मान भाव और साथ में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। जैसे कि ऐसा नहीं है कि पुरुषों को ही धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने नियुक्त किया, उसने महिलाओं को भी साथ लेकर के जो है उसमें उन्होंने अशोक ने महत्वपूर्ण कार्य किया। महिलाओं को भी इस जो है विभाग में नियुक्त करके महिलाओं को भी जो है धर्म की नीति को प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भेजा था। जिसमें अगर हम बात करें संघमित्रा की, तो संघमित्रा अशोक की पुत्री थी, जिसको कि प्रचार करने के लिए उन्होंने श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु। इसके अलावा अगर हम 13वें शिलालेख की बात करें तो 13वां जो शिलालेख अशोक का, उसमें वर्णन आता है कलिंग युद्ध का, जो इसने अपने 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। और कौन से शासनकाल में लड़ा था दोस्तों? 8वें वर्ष के शासनकाल में लड़ा था। इसके बारे में भी हम पिछली वीडियो में डिटेल से बात कर चुके हैं। इसके अलावा 14वां शिलालेख की बात करें तो इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए अशोक ने प्रेरित किया है कि मनुष्य को हमेशा धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, भक्ति भाव से जो है जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये आपका बात करिए इसने अशोक के 14 चट्टान शिलालेखों के अंदर, और अलग अलग जो शिलालेख है उसका जो विषय वस्तु है वो अलग अलग प्रकार का है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अशोक के बारे में और आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या फिर मगध महाजनपद और आपका जो है मौर्य साम्राज्य के उत्थान के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप आपका जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हिस्ट्री के सेक्शन को ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अलग अलग करके वीडियो आपकी जो है मिल जाएगी। ठीक है, अलग अलग जो लेक्चर है, अलग अलग टॉपिक के जो लेक्चर है वहाँ पर आपको ईजिली जो है आपका अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में दोस्तों, तो अशोक की मृत्यु के बाद देखिए सबसे पहले विशाल जो साम्राज्य की विशाल जो मगध साम्राज्य है उसको स्थापित करने का जो श्रेय है वो आपका बिंबिसार को जाता है, क्योंकि बिंबिसार अजातशत्रु जैसे महान शासकों ने मगध को आपका जो है सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने में को महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद अनेक वंशों ने यहाँ पर शासन किया, जिसमें मुख्यतः मौर्य वंश की अगर बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र जो आपका बिंदुसार और साथ में आपका अशोक के द्वारा अनेक प्रकार के जो क्षेत्रों को सुदृढ़ करके मगध साम्राज्य की शक्ति में वृद्धि और सुदृढ़ता जो है वो आपकी जो है हासिल करने में योगदान दिया था। इसी संदर्भ में जब 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है, तो अशोक की मृत्यु के होने के बाद अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने कैपेबल नहीं थे दोस्तों कि अशोक और चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित किया गया विशाल महान साम्राज्य को सुदृढ़ और सुरक्षित कर सके। इसी कारण से अशोक की मृत्यु के बाद उसके जो पुत्रों में उसका जो पुत्र था कुणाल था, जालोक था, महेंद्र था, इन सभी लोगों ने शासन किया। और इन सभी शासकों में अगर तीवर की बात करें तो इसका भी उल्लेख आता भी, ये भी शासक रहा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अशोक के अन्य एक उत्तराधिकारी के बारे में जिसका नाम था दशरथ, तो दशरथ ने, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि नागार्जुन की पहाड़ियों पर 3 बौद्ध गुफाएं बनाई थी, जबकि 4 किसने बनाई थी दोस्तों? अशोक ने। जैसे सुदामा गुफा थी, लोमेश ऋषि की गुफा थी, कर्ण चोपड़ की गुफा थी। ठीक है, इस प्रकार के जो गुफाएं अशोक ने बनाई थी। और इसने जो दशरथ ने जो है वो आपकी बौद्ध आजीविका संघ के लिए नागार्जुन की पहाड़ियों पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें बृहद्रथ के बारे में, अगला उत्तराधिकारी बृहद्रथ के बारे में, तो बृहद्रथ इस वंश का यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। कौन? बृहद्रथ। ठीक है, तो बृहद्रथ जो था ये आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और इसका एक आपका अमात्य था, इसका एक मंत्री था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो आपने ध्यान रख लेना कि जो पुष्यमित्र शुंग था ये बृहद्रथ का क्या था? एक अमात्य यानी मंत्री था। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने आपका बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया। और मौर्य वंश के अंत के पश्चात जो है शुंग वंश की नींव रखी। तो शुंग वंश की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मौर्य वंश का अंत हो जाता है और इसी के आपका जो है बाद जो है आपका शुंग वंश का अस्तित्व शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताइए दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और इसी के साथ अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आपका जो है भेज सकते हैं। इसके अलावा जल्दी ही हम आगे बात करने वाले हैं बंगाल के गवर्नर और जनरल के बारे में। तो बंगाल के बारे में आगे हम जो बात करेंगे उसमें अनेक जो गवर्नर जनरल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस आपका जो रॉबर्ट क्लाइव, थॉमस स्मिथ और आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में जल्दी ही बात करने वाले हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।